के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के PYQs में 2024-25 का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे पूरे पेपर में, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं बताऊँ आपको, वीडियो शुरू करूँ कि आपके अदर पेपर्स का जो PYQ सॉल्यूशन है वो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है यूनिट वाइज। आप जाकर यूनिट वाइज वन शूट वीडियो में उसको कर सकते हैं। यानी कि PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं AKTU के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप PYQ सीरीज बिल्कुल भी मिस ना करें, उसको अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। तो आज हम, क्योंकि वहाँ पर आपका 2024-25 का पहले सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ था, तो आज हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके, और जो 2024-25 में क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल वाले, उनको सभी बच्चे आसानी से समझ सके, और अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर ले जाएं। वहीं पर अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल से परेशान हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन है, आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट पर जाइए। वहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें पूरी फिजिक्स की न्यूमेरिकल एक वन शूट वीडियो के माध्यम से हमने कवर कराए हुए हैं। आप उस वीडियो को तैयार कर लीजिए, गारंटी के साथ आप न्यूमेरिकल आसानी से कर आएंगे। और वहीं पर जो लास्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि वो इन्वॉल्व उसमें नहीं है, तो वो न्यूमेरिकल आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में ई क्वेश्चन, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 का, उसमें पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा गया था। मिक्स है, थ्योरी भी पूछी गई है, न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। तो थ्योरी की फॉर्म में टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो नॉर्मली अगर मैं रिकॉल करना चाहूँ आपके लिए, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर वो सुपर कंडक्टर होता है जिसमें आपका क्रिटिकल टेम्परेचर एक ही होता है। जैसे ही उससे नीचे आपका मटेरियल जाएगा, कंडक्टर जाएगा, तो वो आपका सुपर कंडक्टिंग फॉर्म में आ जाता है। वहीं पर टाइप 2 सुपर कंडक्टर में आपका एक से ज्यादा आपके जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो देखने को मिलती है। मतलब एक आपका ऐसा पार्ट मिलेगा कि उसमें कंप्लीटली सुपर कंडक्टर रहेगा, एक पार्ट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपका सुपर कंडक्टर एज ए कंडक्टर भी काम करेगा, क्योंकि वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन पास होती दिखाई देंगी, और एक ऐसा होगा जो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई एक्सप्लेन कर सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को। ठीक है, इसके लिए डिटेल में आप यूनिट नंबर 5 की वन शूट वीडियो देख सकते हैं जो PYQs पर बेस्ड हमने बनाई हुई है, और सेपरेटली भी वन शूट वीडियो इसका अवेलेबल है। तो जो भी आपको इजी लगे, जिससे भी आप समझना चाहते हैं, वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट की। न्यूमेरिकल पार्ट को अगर हम समझें तो क्या कह रहा है, फॉर ए स्पेसिमेन ऑफ ए सुपर कंडक्टर द क्रिटिकल फील्ड्स आर 1.4 into 10 to the power 5 and 4.2 into 10 to the power 5 एम्पियर पर मीटर फॉर द टेम्परेचर 14 केल्विन एंड 13 केल्विन रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको क्रिटिकल फील्ड्स दिए हुए हैं दो, एक 14 डिग्री केल्विन के लिए और एक 13 डिग्री केल्विन के लिए, एंड कैलकुलेट द ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड फील्ड एट द 0 डिग्री केल्विन एंड 4.2 डिग्री केल्विन। तो इसके लिए आपसे वैल्यूज पूछी गई हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर और फील्ड की 0 डिग्री और 4.2 केल्विन पर। तो सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अच्छे बच्चे की तरह हमें लिखना होता है क्या क्या चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो जो आपको दिया हुआ है। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपको, गिवन दैट। ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चों, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। आपको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 14 केल्विन पर, मैं लिख लेता हूं यहां पर, वो है आपका 1.4 into 10 to the power 5 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, वहीं पर आपका एक और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 13 डिग्री केल्विन पर, वो है आपका 4.2 into 10 to the power 5 एम्पियर पर मीटर। इज दैट क्लियर? चलिए, अब दूसरी बात यहां पर क्या है, जो टेम्परेचर्स आपके हैं उन पर आपसे फील्ड की वैल्यू भी पूछी गई है। तो अब सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, और जो जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है वो भी हम यहां पर लिख देते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, यानी कि जिसको आप ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल देते हैं, और फिर साथ ही साथ 0 केल्विन पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, और वहीं पर 4.2 केल्विन पर भी आपसे वैल्यू पूछी गई है। इज दैट क्लियर? तो ये आपसे 3 चीजें यहां पर इस न्यूमेरिकल में पूछी गई हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम वी नो दैट। हम जानते हैं क्या, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है HCT इज इक्वल टू HC0, ब्रैकेट में हो जाता है बेटा 1 - T अपॉन TC का होल स्क्वायर। अगर आपने
पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल तैयार करने हैं तो उसका भी हमने एक वन शॉट वीडियो तैयार किया है, जिसमें यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक जो भी फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो सब आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो भी देख लें, डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर 14 केल्विन वाले के लिए बात करते हैं, जब टी आपका 14 केल्विन है तो आपका HC 14 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये आपका HC नॉट ऐसे ही रहेगा। देन ब्रैकेट 1 माइनस, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या लिया है बेटा 14 केल्विन, तो आप यहाँ पर 14 रखेंगे, अपॉन TC आप यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे ऐसे ही, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आपकी आ जाती है बच्चों। ठीक है, वैसे ही जब आप 13 केल्विन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा HC फॉर 13 केल्विन इज इक्वल टू HC 0, यहाँ पर आपका रहेगा ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 माइनस बेटा 13 अपॉन TC, इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज, और इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको चाहिए सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो आपका आंसर या कैलकुलेशन जो है TC की वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, जब हम डिवाइड करेंगे देन यू गेट इक्वल टू के लेफ्ट साइड आपको मिलेगा HC 14 केल्विन अपॉन HC 13 केल्विन, इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू आपका HC नॉट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ऊपर आपकी जो वैल्यू बचेगी बच्चों वो बचेगी 1 माइनस 14 अपॉन TC का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपका 1 माइनस 13 अपॉन TC का होल स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, केवल हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया है। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे फर्दर देन यू गेट 1 माइनस 196 हो जाएगा 14 का स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस 169 अपॉन TC स्क्वायर आपको देखने को मिल जाता है। देन जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज आप जब पुट करेंगे HC 14 की तो वो होगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन यहाँ पर मिल जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 थ्रीजा होता है आपका 42 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये 1 माइनस 196 अपॉन TC स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 169 अपॉन TC का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। चलिए आगे हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देन यू गेट 1 अपॉन 3, जब आप वहाँ पर ऊपर TC स्क्वायर को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यू गेट TC का होल स्क्वायर, और यू गेट TC का होल स्क्वायर माइनस 196, देन अपॉन में TC का होल स्क्वायर माइनस 169 अपॉन TC का होल स्क्वायर। TC स्क्वायर से TC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देन यू गेट TC का स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ TC स्क्वायर माइनस 196। इज दैट क्लियर? जब इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, देन फाइनली यू गेट TC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14.47 केल्विन। तो ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है जो उसने पूछा है। ठीक है, क्लियर? तो एक तो आपने फाइंड आउट कर ली है वैल्यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसने पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 केल्विन पर और आपका 4.2 केल्विन पर। तो 0 केल्विन के लिए आप इस TC की वैल्यू को उठाकर कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए चाहे सेकंड में, क्योंकि ये वैल्यू भी आपके पास है, ये फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर TC आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो कोई सी भी इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ TC इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, देन 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू, देन यू गेट HC 0, क्योंकि आपको यही फाइंड आउट करना है, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा बेटा 1 माइनस, और आपकी वैल्यू क्योंकि आपकी ये 14 केल्विन पर आपने रखी है फर्स्ट इक्वेशन में, तो 14 अपॉन ये हो जाएगा 14.47 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट HC 0 इज इक्वल टू यू गेट 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने सेकंड जो फील्ड की वैल्यू पूछी थी 0 केल्विन पर वो कैलकुलेट कर ली है। अब लास्ट में उसने एक और पूछा था कि फील्ड की वैल्यू आप बताइए जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन होगा। तो आप फाइनली आप फाइंड आउट करेंगे 4.2 केल्विन के लिए, तो लिखेंगे 10 HC इस पर 4.2 केल्विन पर जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC 0 केल्विन की वैल्यू,
ब्रैकेट में 1 माइनस, अब टेम्परेचर कितना है बेटा 4.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टीसी कितना है आपका 14.47। इज दैट क्लियर? आई होप ये आप समझ गए होंगे। क्लियर? जो शुरुआत वाला फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यूज को उठाकर पुट कर दिया है। अब HC0 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 2.19 इंटू 10⁶। देन ब्रैकेट में आप सॉल्व आउट करेंगे 1 माइनस 4.2 अपॉन 14.47 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व आउट कर लेते हैं तो देन यू गेट 2.005 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर। तो यानी कि जब आप का क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 4.2 केल्विन पर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये मिल जाती है। तो इस तरीके से आपसे 3 चीजें पूछी गई थी, आपने तीनों चीजें बहुत आसानी से एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड थी सारी, वो फाइंड आउट करके दिखा दी हैं और ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप इस तरीके के न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ कर आएंगे और बहुत ईजी है, एक ही फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन बच्चों सेक्शन सी का 3rd क्वेश्चन का बी पार्ट पूछा गया है, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इज मूविंग इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट। मतलब एक पार्टिकल जो 1 डायमेंशनल बॉक्स में रखा हुआ है जिसकी हाइट जो है वो इनफाइनाइट है, जिसकी विड्थ कितनी दी हुई है 20 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एन इंटरवल ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स व्हेन इट इज इन इट्स स्टेट ऑफ लीस्ट एनर्जी। लीस्ट एनर्जी मतलब सबसे लोअर वाली एनर्जी स्टेट में अगर वो है तो आपको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको यहां पर पूछा गया है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने की आपको जरूरत है, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं होगी। चलिए हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं जो जो चीजें आपको यहां पर गिवन है। तो हम लिख लेंगे यहां पर गिवन दैट, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर दिया हुआ है आपको विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बॉक्स, जिसको आप L से इंडिकेट करते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर? चलिए आगे आपसे पूछा क्या गया है? आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है फाइंड आउट करने की आपके पार्टिकल को, जब आपका पार्टिकल लीस्ट एनर्जी लेवल पर है। एन की वैल्यू हम ले लेंगे यहां पर 1, लीस्ट एनर्जी लेवल की उसने बात की है, जिसको आप ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर वी नो दैट, ठीक है। आपको जो फाइंड आउट करना है वो भी हम लिख लेते हैं यहां पर साई 1x आप बोल दीजिए, इसको हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी की बात की गई है तो इसका आप मोड ले लेंगे और ये फाइंड आउट आप करके दिखाएंगे। चलिए तो वी नो दैट हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है साई x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/L इंटू साइन n पाई x अपॉन कैपिटल L, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है वेव फंक्शन का। जब आप यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं देन यू गेट साई 1x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/L की वैल्यू यहां पर है बेटा 20, आप एज इट इज रहने देंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एंगस्ट्रॉम में ही डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे, इनटू ये हो जाएगा साइन n की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी है पाई x अपॉन 20, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा 1/10 इंटू साइन पाई x अपॉन 20, ये आपकी वैल्यू आ जाती है, ये आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। अब जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लिखेंगे नाउ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर, नाउ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे मोड का, है ना। तो देन यू गेट साई 1x का होल स्क्वायर, ठीक है। मोड का स्क्वायर जब आपने लिया तो आपको क्या मिलेगा यहां पर 1/10, इट बिकम्स साइन स्क्वायर पाई x अपॉन 20। इज दैट क्लियर? ये आपका आ जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला जब आप उस पार्टिकल को फाइंड आउट करना चाहते हैं विद इन द बॉक्स जो विड्थ आपको दी हुई है। लेकिन उसने बेटा एक कंडीशन यहां पर दे दी है। क्या कंडीशन दी है उसने? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद एन इंटरवल ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, जबकि विड्थ कितना है 20 एंगस्ट्रॉम आपको दी हुई है। तो अब आपको सबसे पहले यहां पर इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इंटरवल मतलब जो बॉक्स है वहां पर कहां पर पॉसिबिलिटी है, किस इंटरवल पर पॉसिबिलिटी है आपके फाइंड आउट होने की। तो आप लिखेंगे यहां पर द इंटरवल ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम एट सेंटर ऑफ द बॉक्स means that the
इंटरवल इज फ्रॉम, देखिए अब कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आप फाइंड आउट कर लेंगे मिनिमम इंटरवल जिसको आप x1 बोलेंगे इज इक्वल टू 20 टोटल विड्थ है, 10 एंगस्ट्रॉम पर आपको फाइंड आउट करना है, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स यू गेट यहां पर 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मिनिमम इंटरवल की जो वैल्यू है वो 5 एंगस्ट्रॉम हो गई है। एंड मैक्सिमम की बात करें तो x2 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 यू गेट द 15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल मिल गया है जिस पर आपको वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेनी है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस इंटरवल के लिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस प्रोबेबिलिटी पर आपका ये फाइंड आउट होगा। ठीक, चलिए तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल within interval 5,15 is। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो बच्चों, जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये p इज इक्वल टू हो जाएगा इंटरवल 5 to 15। ठीक है, और यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे साई 1 x के मोड के स्क्वायर की इंटू dx। ठीक है, देन आप 5 से 15 तक इंटरवल लेकर चलेंगे और वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे 1/10 साइन स्क्वायर देन पाई x अपॉन 2 आपकी ये 20 ये आपकी वैल्यू थी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें इंटू dx, देखिए जब बेटा स्क्वायर में है तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको पहले यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सिंस वी नो दैट कि आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है बेटा 1 माइनस कॉस 2a के। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है ये आप यहां पर यूज कर लेंगे। तो आप साइन स्क्वायर ए इसको मान लेंगे और इसकी जगह पर वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे देन यू गेट p इज इक्वल टू ये 1/10 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5 से 15 तक लिमिट है। ठीक है, और साइन स्क्वायर की जगह पर आप रखेंगे 1 माइनस कॉस, इट बिकम्स 2 पाई x/10 और होल डिवाइडेड बाई 2 into dx। इज दैट क्लियर? अब ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, देन यू गेट 1/20, लिमिट हो जाएगी 5 से 15। ठीक है, एंड यू गेट 1 माइनस, यहां पर ये 2 कैंसिल आउट कर देगा इसको 5 टाइम्स। ठीक है, देन अच्छा सॉरी ये 20 है बेटा, 20 ये 10 होगा, 10 है ना, तो 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा कॉस पाई x/10। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सेपरेटली। चलिए, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं p इज इक्वल टू 1/20 तो बेटा ऐसे ही रहेगा आपका। अब ये लिमिट जब आप इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, 1 का इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा बेटा x। ठीक है, क्लियर हो गया? देन आगे आप चलते हैं तो यहां पर हो जाएगा बेटा माइनस, जब आप cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलेगा साइन पाई x/10 और फिर आप इस पाई x/10 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होकर आपको मिलेगा इनटू में, ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं बेटा ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन ये अलग लगे, 10/पाई। इज दैट क्लियर? और आपको लिमिट यहां पर रखनी है कितनी, 5 से 15। ठीक है, अब ये दोनों के लिए बेटा, इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब आप 15 पुट करते हैं लिमिट तो देन यू गेट 1/20, यहां पर हो जाएगा बेटा 15 माइनस 10/पाई को मैं पहले लिख लेता हूं इंटू एक्स की जगह पर आप 15 पुट करेंगे तो इट बिकम्स साइन 15 पाई/10। इज दैट क्लियर? माइनस देन आप 5 लिमिट पुट करेंगे तो माइनस के साथ आएगा, -5 हो गया और ये ऑलरेडी माइनस है तो इट बिकम्स प्लस 10/पाई, यहां पर हो जाएगा बच्चों साइन 5 पाई/10। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलिए, अब हम वैल्यूज को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन में इसकी क्या वैल्यू होगी, साइन में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है, π/2 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, सेम एज इट इज ये पे हो जाएगा 5 3 और 5 2 3π/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा -1। ये तो डायरेक्टली हमें पता है तो ये वैल्यूज हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे और 10/पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहां पर पुट करेंगे, देन यू गेट 1/20 ब्रैकेट में 15 - 5 आपका 10 हो जाएगा, माइनस 10/पाई की वैल्यू आपकी क्या होगी 3.1831 और साइन 3π/2 की वैल्यू है -1, मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन प्लस इसमें भी आपका 3.1831 मिलेगा और इनटू इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देन फाइनली यू गेट 10, ये हो जाएगा प्लस 3.1831 प्लस 3.1831 डिवाइडेड बाई आपका 20 देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देन यू गेट 16.3662 डिवाइडेड बाई 20 और आप सॉल्व आउट कर लेते हैं तो p की वैल्यू आपको मिल जाती है 0.8
81,831। और प्रोबेबिलिटी की बात करें परसेंटेज की फॉर्म में, तो प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो वो हो जाएगा 81.831%, यानी कि 81.8% प्रोबेबिलिटी है आपके पार्टिकल की इस विड्थ में फाइंड आउट होने की, जहां पर उसने लिमिट बोली है 10 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहता है पार्टिकल की जब वो किसी वन डायमेंशनल बॉक्स में कहां पर मिलेगा या इस पर्टिकुलर लिमिट पर कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके मिलने की, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट पूछा गया था। एज्यूमिंग दैट ऑल एनर्जी फ्रॉम ए 1000 watt lamp is radiated uniformly, calculate the electric field and magnetic field of the radiation at a distance of 5 meter from the lamp। यानी कि एक लैंप आपका रखा हुआ है बेटा इस तरीके से, और इसकी जो लाइट है वो ऐसे जा रही है, यानी कि 5 मीटर फ्रॉम द लैंप। तो आपका ये रेडियस हो गया है इस लैंप के लिए। तो आपको जो जो चीजें पहले दी हुई हैं वो आप यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या चीजें आपको यहां पर दी हुई हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है पावर P = 1000 वॉट। ठीक है, देन उसके बाद R की वैल्यू दी हुई है क्योंकि आप बात कर रहे हैं लैंप से 5 मीटर दूर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है, E एंड V की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट आई करंट जो होता है, आई करंट क्या होता है, या करंट नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको इंटेंसिटी बोलेंगे। जो लाइट आपकी जा रही है, I = पावर अपॉन एरिया, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। तो पावर कितनी है? 1000 है। एरिया कितना है? 4πr²। तो 4π और r की वैल्यू कितना है? 5 है, स्क्वायर हो जाएगा 25। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 4 यानी कि 250। एक सेकेंड, हाँ सॉरी बेटा, ये 2400 हो जाएगा। तो ये 100 इसको कट करके 10 आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देगा। एक सेकेंड, चलिए मैं शुरू से कर देता हूँ इसको। देखिए 25 4 कितना होता है? 100 होता है, और 100 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10/π आपका मिल जाएगा इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन देखते हैं तो वो क्या होता है? वी ऑल्सो नो दैट हम ये भी जानते हैं कि इंटेंसिटी I इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 ε0 C E का स्क्वायर। ठीक है, आपको यहां से E की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। E इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट में 2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपॉन यहां पर हो जाएगा ε0 C। ठीक है, और ε0 की वैल्यू दी हुई नहीं है तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और C की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻8। इज दैट क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे और कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे तो E की वैल्यू आपको मिलेगी लगभग 49 वोल्ट पर मीटर। इज दैट क्लियर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या ये वैल्यू सही है, अदरवाइज क्या वैल्यू आपकी आ रही है। जब ये सारी वैल्यूज उठाकर आप पुट कर देंगे, ε0 की वैल्यू, C की वैल्यू और I की वैल्यू जब यहां पर पुट कर देते हैं, देन अब आपको V और फाइंड आउट करना है। तो हमें ये भी पता है इन EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, E और V के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट मीन्स E/V जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो आप यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? E/C हो जाएगी। E की वैल्यू 49 आपको मिली है, और C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ होता है। तो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16.3 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ठीक है, तो ये आपकी E और V की वैल्यू होगी। देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है। अगर इसका ही थ्योरेटिकल पार्ट आप करें, फोर्थ क्वेश्चन का A पार्ट, तो वो डेरिवेशन पार्ट है, वो लेंथी है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि न्यूमेरिकल इतना हार्ड नहीं है, आपको केवल और केवल उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूलों को याद रखना है, देन आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब यहां पर आपने अगर इस न्यूमेरिकल को किया तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया है, टाइम बच गया है बहुत ज्यादा। जो आप उस आंसर को डेरिवेशन को करने के लिए लॉन्ग डेरिवेशन करेंगे, वहां पर टाइम्स लगभग आपका 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। ये आपका 4-5 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है 7 नंबर का, और यहां पर पॉसिबिलिटी है कि आपको फुल में से फुल मार्क्स भी मिलेंगे अगर आपने पूरा सही किया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये बी पार्ट था आपका सेक्शन सी में पूछा गया था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था
फिफ्थ का बी पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से। क्या कह रहा है? ए पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5880 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द प्लेट इज 60 डिग्री। मतलब इस तरीके से आपकी लाइट इंसिडेंट हुई है कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 60 डिग्री आ रहा है। देन कैलकुलेट करना है स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द प्लेट, प्लेट की स्मॉलेस्ट थिकनेस आपको बतानी है, विच विल मेक इट अपीयर डार्क बाय द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में जब ये डार्क आपको दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो आप नोट डाउन कर लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन और उसमें लिखेंगे गिवन दैट। क्या क्या गिवन है आपको बेटा? सबसे पहले आपको दिया हुआ है वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 5880 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 5880 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब देन आगे आपसे क्या चीजें पूछी गई हैं और क्या और दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 1.5। ठीक है, देन आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है, आर की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है। देन आपसे कहा है स्मॉलेस्ट थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए टी की वैल्यू भी आपसे बोली गई है, और साथ ही साथ अपीयर डार्क, डार्क भी उसने दिया हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। एक कौन सी कंडीशन आपको लगानी है वो यहीं से आपको पता चलेगा। तो लिखेंगे वी नो दैट कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव जिसको आप क्या बोल रहे हैं? डार्क, है ना? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है बच्चा? वो होती है आपकी 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। इज दैट क्लियर? चलिए, n की वैल्यू आपकी 1 है क्योंकि उसने बोला है स्मॉलेस्ट थिकनेस, है ना? तो सबसे कम थिकनेस पहली वाली, उस पर ही आप इंटरफेरेंस पर मेजर कर सकते हैं, या बेसिकली अगर हम बात करें तो n की वैल्यू पहली ही हम मतलब सिंगल ही रखेंगे जब उसने नहीं दिया हुआ है। तो n की वैल्यू सिंस n इज इक्वल टू 1 देन यू गेट 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर दीजिए और टी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं यहां पर सारी वैल्यू पुट करता हूं 1 बाई 1 करके। 2 इंटू म्यू की वैल्यू है 1.5, टी आपको फाइंड आउट करना है, कॉस आर की वैल्यू आपको 60 दी हुई है, इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है 5880 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका यहां पर हो जाएगा। जब आप टी की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5880 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 कॉस 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपको फाइनली जो टी की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी आपकी 1.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यही वैल्यू आ रही है, अदरवाइज आपकी क्या वैल्यू आई है। आप इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, 196 नैनोमीटर। आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, 1960 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे आप चाहें वैसे आप आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन आपको यूनिट के साथ आंसर को लिखना होगा। इज दैट क्लियर? तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल। एक स्लाइड में क्वेश्चन भी है मेरे और एक ही स्लाइड में मैंने आपका आंसर भी निकाल कर दिखा दिया है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके 2024-25 के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पेपर में पूछे गए थे न्यूमेरिकल पार्ट में। तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। लगभग ये 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पूरे पेपर में, 7 नंबर के। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। आप फिजिक्स को विदाउट न्यूमेरिकल साइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेमेस्टर के एग्जाम में आपका सेक्शन बी कंप्लीटली यूनिट वाइज न्यूमेरिकल का पूछा जा चुका है। तो ऐसा ना हो कि आपका सेक्शन बी न्यूमेरिकल साइड ऑन करने की वजह से रह जाए। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं मिनिमम 3 यूनिट के तो एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल जरूर तैयार कर लें, ताकि अगर सेक्शन बी पूरा न्यूमेरिकल का पूछ लिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इज दैट क्लियर? और न्यूमेरिकल अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो देखिए कितना समय आपका बचेगा 7 मार्क्स के लिए जो आप लड़ाई कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने में। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ना देना भूलें। और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आने वाले आपको मिलते रहें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं शेयर करके, ताकि सभी बच्चे वीडियोस का लाभ उठा सके और अपनी फर्स्ट ईयर की तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान कर सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।